चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। आपका लॉ का एग्जाम है, पहला पेपर आपका लॉ का है। सो लॉ के लिए अगर आप मेरे को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे? आ जाइए। इसके पहले मैंने कंपनी लॉ के पहला बात मैं आपको, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, मैं पहला बात ये बता दूं कि इसके पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीएमए इंटर क्या आएगा मैं डाल चुका हूं। और नाउ उसके बाद मैंने आपके साथ कंपनी लॉ के 2 पोर्शन में रिविजन्स किया था। आज मैं आया हूं आपके साथ डिस्कस करने कमर्शियल लॉ को। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। उसके लिए कुछ डिस्कशन यहां पे मैं कर रहा हूं ताकि बच्चे रूबरू हो पाए कि खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया, कुछ रिविजन्स भी मैं करवा दिया। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कमर्शियल लॉ में जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको मैं कवर करूंगा, सबको मैं अच्छा से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस में रिपीट कर रहा हूं, दे चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पे मैं एक छोटा सा रिवीजन करवाऊंगा जहां पे आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। सबसे पहले मैं रिवीजन ले रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो हमारे एग्जाम में 14 मार्क्स का वेटेज होल्ड करेगा। कुछ केस स्टडीज भी आ सकते हैं और स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। सबसे पहले कमर्शियल लॉ के स्पेशल 26 में पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज नोन एज पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 लोगों का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जस्ट अ मिनट, ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूं। चलिए तो सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं अपने पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर का पोजीशंस बहुत ज़रूरी होता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशियो रहेगा। मतलब वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि बिगिनिंग से ही वैलिड नहीं माना जाएगा, शुरू से ही आपका जो अग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और ऐसा ही हुआ था एक केस में जिसका नाम है मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष केस, कि अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। नंबर 2, माइनर पे लॉ ऑफ स्टॉफेल अप्लाई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि माइनर हमेशा माइनॉरिटी प्ली कर सकता है डिस्पाइट अर्लियर मिस रिप्रेजेंटेटिंग टू बी अ मेजर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्लब्स जाते हैं, ठीक है, क्लब में आपका मुंह देख के लगता है कि आप 18 साल के नीचे है तो आपको वो एंट्री दे देता है या नहीं देता है। मान लीजिए आप क्लब गए, आपसे वो पूछ रहा है कि तुम 18 साल के हो, तुम बोला हाँ हम 18 साल के हैं। तो पहले तुम अर्लियर रिप्रेजेंट कर दिया था एज अ मेजर, आप मेजर अर्लियर रिप्रेजेंट कर चुके थे। बाद में आपको पता चला कि ओ आप माइनर है, बाद में पता चला कि तुम माइनर हो। तो ये एक माइनर का अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपने माइनॉरिटी को क्लेम कर सकता है। याद रखिएगा, वो कभी भी किसी भी वक्त अपने माइनॉरिटी को क्लेम कर सकता है। उसके ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉफेल अप्लाई नहीं होता, उसके ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉफेल अप्लाई नहीं होता। बोलने का मतलब यह है कि वो बंदा के ऊपर दिया गया स्टेटमेंट मुकर सकता है वो, क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? पहला बात, रेस्टिट्यूशन का बोलने का मतलब है जो पहले था वो वैसा हो जाए। बोलने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट आप गलती से माइनर के साथ एंटर कर लिए माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिए तो एक बार ध्यान से समझिएगा कि अब माइनर को मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी तरह का बेनिफिट हुआ है, माइनर को उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी तरह का क्या हुआ है, बोलिए बेनिफिट हुआ है। मेरा बात ध्यान से सुनिए, यहां लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर। इसका सिंपल सा मतलब है कि माइनर के साथ आप कोई अग्रीमेंट किए और मान लीजिए माइनर को कोई भी तरह का उससे बेनिफिट हुआ है, कोई भी तरह का उससे अगर कोई बेनिफिट हुआ है, इन दैट केस माइनर उस बेनिफिट को लौटाने के लिए लायबल नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं आता है। नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन मतलब होता है कंफर्मेशन देना। एक माइनर कंफर्म नहीं करेगा, ए माइनर कैन नॉट कंफर्म एन अग्रीमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर माइनर एक माइनर एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब वो मेजर हो जाए तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को वो रैटिफाई नहीं कर सकता, उस समय उसको आपको रैटिफाई आप नहीं कर सकते। अगर वो रैटिफाई करना चाहता है तो फ्रेश अग्रीमेंट बनेगा, फ्रेश कंसिडरेशन रिवाइव होगा,
न्यू अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। बोलने का मतलब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट करिए तब। उसके बाद माइनर कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो सकता है या खाली बेनिफिट ले सकता है। माइनर एज एन एजेंट काम कर सकता है बट वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर एक ही चीज़ के लिए लायबल है, वो है अपने नेसेसरी के लिए। बोलने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति माइनर को कोई भी तरह का नेसेसरी दे रहा है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब उसको दे रहा है जो उसके लाइफ के लिए नेसेसरी, एजुकेशन, ये सब उसके लिए ज़रूरी है, देन इन दैट केस माइनर का प्रॉपर्टी लायबल है, बट माइनर को आप पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। ठीक है, माइनर को आप कभी भी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते एज ही इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में, तो इनसॉल्वेंट कभी भी डिक्लेयर वो नहीं होगा। मान लीजिए एक माइनर और एक एडल्ट जॉइंटली एंटर करता है अग्रीमेंट में किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो इन दैट केस वो इन माइनर लायबल नहीं रहेगा और वो मेजर पर्सन के अगेंस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। माइनर अपने पेरेंट्स को भी बाउंड नहीं कर सकता। माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट। माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट बोलने का मतलब है माइनर अगर कोई सिविल रॉन्ग करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसको हम लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। होप सो आपको यहां तक समझ आया। तो दिस वॉज द पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीनी लगा के चाटना है बिकॉज एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली हम लोग ये सीखे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाता। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आप कोई भी इंसान से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिटर्न में आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। तो यहां पे लिखा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पे हम लोग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने नहीं आए, यहां पे हम लोग एक्सेप्शन पढ़ने आए टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बोलने का मतलब है एक कानून है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो जनरल रूल क्या है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें से रूल नंबर 1 आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जिसमें से रूल नंबर 1 आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बोलने का मतलब है कि अगर दो लोगों के बीच में आपसी प्रेम है, ये प्रेम वो नहीं जो 14 फरवरी को आता है, ये प्रेम वो है जो नेचुरल है, लव है एंड अफेक्शन है। तो अगर आपके बीच में एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, वैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, अगर मैं तो सिंगल हूँ, अगर किसी को मेरे साथ डेट वेट पे जाना है तो बता देना। पागल हो क्या, पढ़ाई करो पगला। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोलने का मतलब क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरली लव एंड अफेक्शन पे है, मतलब एक से प्रेम है उसको जो नेचुरल है लव पे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे, तो वो इंसान कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसमें कुछ कंसिडरेशन वो नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन आप जो भी आप कुछ भी अगर कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, वो वैलिड तभी रहेगा जब वो आप एक्सप्रेस किए हो राइटिंग में और रजिस्टर्ड में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे होना चाहिए और नियर रिलेशन बिटवीन द पार्टी होने से ये एक्सेप्शन काम करेगा। मान लीजिए मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटी तेरे को मैं घर दूंगा अगर तू शादी करके अभी तुरंत निकल जाएगी, तो भाई मैं अपनी बेटी नियर रिलेशन में शादी करके निकल जाएगी। बोलने का मतलब है बेटी को दे रहा हूँ, नियर रिलेशन है, और मैं ये जो भी बोला हूँ ये राइटिंग और रजिस्टर्ड में होगा, तब मेरे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे और बेटी के बीच में वैलिड रहेगा। फिर कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अगर कोई इंसान खुद से कोई वॉलंटरी सर्विस पास्ट में किया था और आप बाद में अग्री हो गए उस चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए, देन यू आर बाउंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक लड़की पानी में डूब रही थी और उसके पिता छाती पीट के चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी को बचाओ 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 बचाओ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कूद गया और उस लड़की को बचा के बाहर ले आया। तो मैंने पहले वॉलंटरी एक्शन किया, ठीक है, मैंने पास्ट में वॉलंटरी एक्शन करके उसको बचा के ले आया। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बचाया मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पे देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड हर फादर, जहाँ पे वो मेरे को 5 लाख रुपए देंगे। रिटर्न में मैंने उनके लिए क्या किया? आप बोलोगे बेटी को बचाया, मैं बोले नहीं, वो मैं पैसा मिलने के लिए नहीं कूदा था, मैं कूद गया था वॉलंटरी। बाद में वो मैंने जो पास्ट वॉलंटरी सर्विस किया तो उनको कंपेंसेट करने के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे। इन दैट सिनेरियो एक चीज याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में
आपको एक चीज समझना है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन हैज डन अ वॉलंटरी सर्विस इन द पास्ट एंड बेनिफिशियरी प्रॉमिस टू पे एट लेटर डेट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट का बोलने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को, हेलो, हाँ राहुल बोलो। यस, तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट का मतलब आप समझ गए। मान लीजिए मैंने पास्ट में कोई डेट लिया था जिसका वक्त था, मैच्योर हो गया था, मेरे को पेमेंट करना था, बट मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया और अगले ने उस पर रिलेटेड कोई एक्शन ही नहीं लिया, अगले ने उससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसी को बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। मतलब एक ऐसा डेट हो गया है जो टाइम बार्ड हो चुका है। तो टाइम बार्ड मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देर इज एन एक्ट नोन एज लिमिटेशन एक्ट, देर इज एन एक्ट नोन एज व्हाट, बोलिए, लिमिटेशन एक्ट। इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये बोला जाता है कि अगर मैच्योरिटी से 3 साल खत्म हो गया, पेमेंट देने का जो मैच्योरिटी डेट था वहां से कितना साल, 3 साल बाद, पेमेंट देने का जो मैच्योरिटी डेट था वहां से कितना साल बाद, 3 साल बाद, पेमेंट जिस दिन देना था मैच्योरिटी वहां से कितना साल बाद, 3 साल बाद तक आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो डेट टाइम बार्ड हो जाता है। और बाद में वो इंसान अगर तुमको वादा कर देता है पेमेंट करने का, भैया कौन इंसान, देखिए मैं आपसे लोन लिया, आपने मेरे को लोन दिया, अब मैंने टाइमली पेमेंट नहीं किया, मैच्योरिटी का 3 साल हो भी गया, आपने मेरे पर कोई केस नहीं किया, फिर आपने केस किया 3 साल मतलब 5-6 साल बाद, तो सामने वाला जज बोलेगा बेटा हु आर यू, टाइम बार्ड हो चुका है, इस डेट का कोई टाइम बार्ड अब है नहीं। तुम रोते रोते आ रहे थे, मैंने तुमको वादा किया बेटा रो मत, मैं तेरे को वादा करता हूं कि मैं तुमको ये लोन 5 लाख के बदले 3 लाख दे दूंगा। तो यहां पे मैंने वो डेट एक्सरसाइज किया जिसका टाइम बार्ड हो चुका था। फिर एजेंसी क्रिएट करते वक्त वी डोंट नीड एनी कंसिडरेशन। फिर गिफ्ट के वक्त वी डोंट नीड, बेलमेंट यू नो उसके लिए भी नहीं लगता और चैरिटी के लिए भी हम लोगों को नहीं लगता। मैंने ये मेन क्लास में अच्छा से पढ़ाया था, ये रहा आपके सामने 2 क्वेश्चन के नोट्स। थर्ड में आ जाइए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 5 तरह का होता है, तो आपको बाबू सोना की तरह ये 5 तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लर्न करना है। मैं ये समझा देता हूं ताकि आप लर्न कर पाए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन मॉरल ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट। बोलने का मतलब है यहाँ पे नॉर्मली 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते, बट दोनों के बीच में एक मॉरल ऑब्लिगेशंस रहता है जो बाउंड कर देता है आपको ऑटोमेटिकली बाय लॉ कि आप लोग दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला आता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है और उस व्यक्ति को आपने, अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन इनकेपेबल होता है, जो अनसाउंड माइंड का हो, जो माइनर हो, जो भी हो, एक माइनर बात कर लो, एक माइनर है जिसको आपने एजुकेशन के लिए कुछ लोन दिया है। ठीक है, तो एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर दैट माइनर। तो आप अगर कोई इंसान नेसेसरी सप्लाई करता है उस व्यक्ति को जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, देन वो इंसान, यानी कि मैं अगर एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं जो हूं, मेरे और उसके बीच में ऑटोमेटिकली इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि मैं जो भी नेसेसरी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं उसके प्रॉपर्टी से, डायरेक्टली उससे नहीं, उसके जितने भी प्रॉपर्टी है मैं उससे रिम्बर्स कर सकता हूं अपने आप को। तो देखिए वही लिखा है, एनी पर्सन सप्लाइंग नेसेसरी ऑफ लाइफ टू पर्सन हु आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग is entitled to claim the price from the other person's property. Similarly, when money is paid to such person for purchase of necessary, reimbursement can be claimed. नेक्स्ट देखिए, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। बोलने का मतलब है कि इफ यू हैव गिवन मनी फॉर अनदर पर्सन एंड वॉट एवर यू हैव गिवन यू हैव पर्सनल इंटरेस्ट देयर। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक घर में रहता हूँ जो रेंटेड है और मेरा जो टेनेंट है वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, उसने उस घर का रेंट पे मतलब टैक्स पे नहीं किया, म्यूनिसिपल टैक्स कुछ था, पेमेंट नहीं किया। डिपार्टमेंट से लोग आ गए, बोले घर खाली करो। मैं बोला भाई मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा इन लोग को लेके, घर परिवार लेके मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बोल रहा, डिपार्टमेंट बोला अरे मैं क्या करूं, तू कहाँ जाएगा भाई, ये रेंट वेंट बाकी है दे। तो मैं बोला यार टैक्स वैक्स बाकी है दे। मैं बोला एक काम कर ले, हम दे देते हैं। तो टैक्स पेमेंट करने का ड्यूटी ओनर का था, मैंने पे किया क्योंकि इसमें मैं इंटरेस्टेड था, मेरा ऊपर प्रॉब्लम हो रहा था। तो वही वो बोल रहा है कि व्हेन अ पर्सन हु हैज पेड अ सम ऑफ मनी
which another person is obliged to pay is entitled to be reimbursed by that other person provided that the payment has been made by him to protect his own interest. वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पेमेंट किया है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट। नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट मतलब, बोलने का मतलब है कि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ करता है वो लॉफुली करे। देखिए, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम। अगर कोई इंसान लॉफुली आपके लिए कोई चीज़ करता है या फिर आपको कोई चीज़ डिलीवर्ड करता है, ऑब्वियस सा बात है वो नॉन ग्रेटिटुअसली कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टिंग यू दैट यू गिव समथिंग, मतलब एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इन दैट केस अगर आपको बेनिफिट हो रहा है देन यू आर बाउंड टू पे द कंपेंसेशन टू द फॉर्मर। पुचका वाला ठेला लगा के खरा पुचका खा ले रहे हो और खाने के बाद बोलते हो बाय टेक केयर लव यू टू, पुचका लो पैसा, बोला आप पैसा लेके खिलाएंगे, आप पैसा लेके खिला रहे, हमको तो नहीं पता था कि आप पैसा लेके खिला रहे। बेटा उसका इंटेंशन वहां पे खिलाने का नॉन ग्रेटिटुअस ही है। नॉन ग्रेटिटुअस मतलब एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, ग्रेटिटुअस मतलब होता है वेर यू एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, इट इज फ्री ऑफ चार्ज। सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब अगर एक व्यक्ति का एक सामान खो गया है और वो आपको मिला है, ठीक है, एक व्यक्ति का सामान खो गया और वो आपको मिला है और आप उसको अपने कस्टडी में रखते हैं, तो आपको सेम ड्यूटी एज अ बेली का करना पड़ेगा। बोलने का मतलब है अगर किसी इंसान का सामान खो गया है और वो आपके पास है, अगर एक व्यक्ति का क्या खो गया, बोलो सामान खो गया है और वो आपके पास है, इन दैट केस आपका ड्यूटी बनता है कि आप उस सामान को लौटा दें, ध्यान से भी रखें। फिर आता है सेक्शन 72। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 68, 69, 70, 71, 72। फिर देखिए 72 क्या आता है कि अगर एक person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay back the certain thing। बोलने का मतलब है अगर एक इंसान दूसरे इंसान को गलती से कोई चीज़ डिलीवर कर देता है बाय मिस्टेक या कोवर्जन, तो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि उस इंसान को उसको वापस लौटा देना है। मान लीजिए ए और बी मिलके सी से 10 लाख का टीवी लिया, तो बात यह था कि ए 5 लाख देगा, बी 5 लाख देगा। ए क्या गया, बी सी के पास गया, बोला ले भाई 10 लाख रुपए एक बार में रख ले, मैं बी से ले लूंगा 5 लाख रुपए, तेरा पेमेंट क्लियर हो गया। जब बी उसके पास गया तो उसको बोलना चाहिए था ना सी को कि भाई ए पेमेंट दे दिया तू मत दे, लेकिन उससे भी पेमेंट ले लिया। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपको लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बोलने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। दिस आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म मान लिया जाएगा? व्हेनेवर देयर इज अ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो तो आप कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए एंटर किए हो। मान लीजिए आप वो 2 ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब आपने वो ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया, आपने उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया, आपने उस ऑब्लिगेशन को खत्म कर दिया, काम कर लिया आपने उस अपने ड्यूटी को। जैसे कि आपने मेरे को फीस दिया, मेरा काम था आपको पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया और मैंने पढ़ा दिया और आपने भी फीस दे दिया, तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब अटेंटिव परफॉर्मेंस का मतलब आपने सबने मुझे पैसा दिया था, मैं सबको पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ा रहा हूं, और आप अगर बैच में नहीं आ रहे हो तो आई हैव अटेम्प्टेड माई परफॉर्मेंस, यू आर नॉट देयर, यू वेर नॉट प्रेजेंट इन द बैच, यू वेर नॉट एक्टिव दैट मच। तो फिर मेरे को बाद में मत बोलना बैच खत्म होने के बाद, सिलेबस खत्म होने के बाद, मेरा ना बाकी था, हम ना गए नहीं थे बाहर, हम बाहर गए थे ना तो हम कर नहीं पाए। तो तुम समझो बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड। अब मूवी का तुम वीडियो बैकअप मांगोगे, मूवी 9 बजे था, तुम पहुंचे 11:30 बजे, पता नहीं कौन सा रोमांस कर रहे थे, तो बैकअप मांगोगे 1.5 घंटा का? नहीं ना मांग सकते, वैसे यहाँ है। ओके, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट मतलब 2 लोगों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट हो जाता है, 2 जन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो लोग म्यूचुअली डिसाइड कर ले रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर ले रहे हैं। तो एनी अग्रीमेंट विच म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन 2 पार्टी कैन बी डिस्चार्ज। अब म्यूचुअल अग्रीमेंट में सबसे पहला आता है देखो ये वाला, वेयर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड नोवेशन, इट डिस्चार्ज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है उसको अपने बोलते हैं नोवेशन। पहला जो म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नोवेशन। पहला जो म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नोवेशन। नोवेशन मतलब समझते हो? नोवेशन बोलने का मतलब होता है
यहाँ पे नोवेशन बोलने का मतलब ये हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में डिस्चार्ज हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में डिस्चार्ज हो रहा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नोवेशन एक नाम है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का एक नाम है नोवेशन। जैसे तुम लोग में होता है ना रिलेशन, सिचुएशन, फ्लिंग, ये सारे वो वर्ड्स है जिससे एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है और वीक किया जा सकता है। मत पढ़ना इनमें, मत पढ़ना एकदम। दिल ये मेरा शोर करे, कभी इधर कभी उधर, जय मां काली, काली काली भद्र काली कपालिनी। आ जाओ। ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन क्या होता है? ऑल्ट्रेशन भी एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में। यहां पे क्या होता है ऑल्ट्रेशन में कि म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। बट ऑल्ट्रेशन किस तरह का है? मान लो मैं मोटा हो गया, ऑब्वियसली हुआ हूं बट हैंडसम हूं मैं अभी भी, डाउट मत करना। मान लो मैं मोटा हो गया, अब मैं फिर से पतला हो गया, तो जो मैंने मोटापा में के समय पे ये टी शर्ट्स लिया था या शर्ट्स लिया था, इसको ऑल्टर करना है। ऑल्टर में क्या होता है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नीचे होता है। मान लो पहले बात था 2 घंटा पढ़ाने का, मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरेशन। ठीक है। अब देखो, अगर कोई टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, या मतलब सॉरी, कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज मतलब कैंसिल होता है, तो उसको रेसिशन बोलते हैं। ठीक है। रेसिशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कुछ टर्म्स या सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं उसको रेसिशन बोलते हैं। भैया टर्म्स चेंज होने से आप ऑल्टरेशन बोलते हैं। टर्म्स चेंज होना और टर्म्स कैंसिल होने में फर्क है। ठीक है। रेमिशन मतलब क्या होता है? ये सारे वर्ड जो है, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, ये सारे एक तरह का म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है। रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस दैट व्हाट एक्चुअली ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आप सामने वाले से एडजस्ट करके लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। मैंने बहुत कुछ वादा किया, मैंने नहीं किया, तो आपने लेसर को एडजस्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। ठीक है। वेवियर, आप कुछ टर्म्स मतलब कुछ राइट्स को गिव अप कर देते हो कि रहने दे भाई, रहने दे, तेरे को नहीं करना को, तुम छोड़ दे, तुम एकदम नीचे, तुम छोड़ दे, तेरी बंदी तेरे को वादा की थी वो तेरे से प्यार करती, शादी करेगी, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, नहीं करेगी, पक्का है, एकदम भरोसा रखो, इधर आओ। भैया आप ना बर्बाद करो, हम लोग को बर्बाद कर दोगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से दिल क्यों डरता है दिल, ऐसा कुछ था ना। थोड़ा सा लिरिक्स तुम भी गा दो यूट्यूब में, मस्ती में पढ़ो, मस्ती में, इतना टेंशन लेके नहीं होगा पढ़ाई रे भैया, मस्ती में पढ़ो। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का भी एक समय होता है और वो टाइम लैप्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम क्या हो गया, लैप्स हो गया, तो फिर भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम अगर लैप्स हो गया तो भूल जाओ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ को मतलब जानते हो? ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें से किसी का मौत हो गया, कोई भिखमंगा हो गया, अपने मन से ऑल्ट्रेशन कर दिया बिना पूछे, कॉन्ट्रैक्ट में मर्जर हो गया, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से आपने अगर ये सब किया है देन आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था कि आईटीसी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि आप शादी करेंगे आईटीसी के मैरिज हॉल में, रात भर में आईटीसी का मैरिज हॉल जल गया, अब क्या पॉसिबल है परफॉर्म करना? ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, उसी को बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, भूल जाओ। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, ब्रीच धोखा दे दिया गया है, वादा किया गया था कि निभाएंगे, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, नहीं निभाओगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे। When a party fails to perform the obligation under the contract, it is known as breach. बोलने का मतलब है कि आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ ऑब्लिगेशन होता है, आप कुछ ऑब्लिगेशंस को अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, आपने वादा किया था निभाया नहीं। और ब्रीच जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है। एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा? यहां तक आपको क्लियर हुआ? लव यू। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे मैंने बेलमेंट बताया था, बेलमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? व्हाट इज बेलमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? व्हाट इज बेलमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? व्हाट इज बेलमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? तो बेलमेंट कुछ और नहीं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में।
तो बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। इसमें क्या होता है कि एक इंसान सामने वाले इंसान को कुछ गुड्स देता है और इस इंसान को बोलता है कि भाई ये गुड्स को तुम यूज़ कर लो और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे को डिलीवर कर देना वापस से। तो जब सामने वाले एक इंसान गुड्स का इस इंसान को क्या देता है, यूज़ करने देता है, यानी कि पोजेशन देता है। अब ये गुड्स यूज़ करने दे रहा है, बदले में वो कुछ कंसिडरेशन भी मांग सकता है या नहीं भी मांग सकता है। अगर मानेगा तो नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट माना जाएगा, नहीं मानेगा तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट माना जाएगा। तो वही वो बोल रहा है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एसेंशियल एलिमेंट। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेलमेंट डिपेंड ही करता है गुड्स के डिलीवर पे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द डिलीवरी ऑफ सम मूवेबल गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन, डिलीवरी ऑफ गुड्स का बोलने मतलब है पोजीशन चेंज होना चाहिए। मैंने गाड़ी उसके घर के नीचे पार्क किया और चाबी मेरे पास है, तो डिलीवरी हो के भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि चाबी मेरे पास है। पर्पस ऑफ डिलीवरी जो होता है वो टेम्प्रेरी पर्पस पे होता है, ठीक है। चाहे अब जैसे मैंने अपने गाड़ी को सर्विसिंग करवाने के लिए उसको सर्विस सेंटर में भेजा, तो मैंने जो गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर में भेजा, तो गाड़ी सर्विस सेंटर पे टेम्प्रेरी पर्पस के लिए जा रहा है फॉर रिपेयर। तो एक तरह का बेलमेंट है मेरे और उसके बीच में, मैं बेलर वो बेली। मतलब जो इंसान गुड्स देता है उसको हम लोग बेलर बोलते हैं, और जिस इंसान के पास गुड्स जाता है उसको हम लोग बेली बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज, बेलर होता है और एक बेली होता है, पढ़ लीजिएगा। राइट ऑफ ओनरशिप, हमेशा अभी भी बेलर ओनर है, वो खाली गुड्स यूज़ करने दिया, ओनर तो बेलर ही है बेटा। चेंज ऑफ फॉर्म, अगर मान लीजिए गुड्स बेल्ड आर ऑल्टर इन फॉर्म बाय द बेली सच एज क्लोथ इज कन्वर्टेड इनटू शर्ट, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शर्ट के कपड़ा को सामने वाले को दे दिया, बोला कि इसको शर्ट बना के दे दो, तो ये बेलमेंट ही माना जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स पोजीशन में रहेगा बेली के, और रीडिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, जैसे कि मैंने बोला कि आपने इसको गुड्स दिया, इसको वापस आपको रिटर्न करना ही है, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। देखिए बेलमेंट एंड प्लेज का क्या फ़र्क है। प्लेज में भी क्या होता है, आप अब ध्यान से समझ जाइएगा, मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में नहीं, आप समझिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये इंसान सामने वाले को गुड्स देता है, ठीक है, और ये इंसान उसके बदले इसको कुछ तरह का पेमेंट देता है। क्लियर है यार? जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, तेरे प्यार में तो जीना मरना पड़ेगा, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। आ जाओ। गुड्स, ओके, ये इंसान गुड्स दे रहा था, ठीक है, इसको। अब ये इंसान जो गुड्स दे रहा है उसको, अगर ये गुड्स देने का पर्पस सिक्योरिटी पर्पस है, गिरवी के लिए दे रहा है, गिरवी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहा है, गिरवी दे रहा है, और ये इंसान उसके बदले इसको लोन दे रहा है, उसी को हम लोग प्लेज बोलते हैं। तो प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, यानी कि एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो पार्टी होता है, जो गुड्स दे रहा है गिरवी पे उसको पाउनर बोलते हैं, और जिसके पास गुड्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउनी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बेलमेंट्स का, ठीक है। टर्म बेलमेंट का क्या होता है, जब आप डिलीवर करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यहाँ पे भी डिलीवर करते हो बट यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी पर्पस करते हो, एनी पर्पस, ये स्पेसिफिक पर्पस होता है। यहाँ पे बेली यूज़ कर सकता है गुड्स, यहाँ पे प्लेजी जो है यानी कि पाउनी जो है वो गुड्स यूज़ नहीं करता, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिफरेंस। आई होप आप ये पढ़े हैं, और मैं बता दूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो रिवीजन में एग्जाम्स वाला रिवीजन है, इतना डेप्थ में हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट येस डिफरेंस है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, पहले ये समझिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि एक इंसान सामने वाले को वादा करता है कि वो उसको हर तरह के नुकसान से बचाएगा, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि एक इंसान सामने वाले को वादा करता है कि अगर किसी के वजह से उसको कोई भी तरह का लाइबिलिटी आता है तो वो उससे उसको बचाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जैसे कि इंश्योरेंस हो गया,
इंश्योरेंस कंपनी आपको वादा करता है कि आपको कोई भी तरह का नुकसान होगा वो आपको बचाएगा, तो आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब है कि थर्ड पर्सन को लोन चाहिए, बैंक गारंटी मांग रहा है, तो मैं बैंक को जाके बोलता हूँ कि प्लीज़ आप उसको लोन दे दीजिए, अगर वो नहीं दे पाया तो हम आपको देंगे। तो देर इज़ अ गारंटी, हम गारंटी लिए उस इंसान का, हम गारंटी लिए उस इंसान का, होप्स यू आर गेटिंग, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज होते हैं बताइए, दो पार्टीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड, ठीक है। और इसमें तीन पार्टीज होते हैं, डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। द प्राइमरी लाइबिलिटी इंडेमनीफायर का रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर का रहता है। बोलने का मतलब है बैंक पहले उसी से पैसा मांगेगा जो लोन लिया है, अगर वो नहीं दे पाए तो हम देंगे, इसीलिए मेरा यहाँ पे श्योरिटी, यहाँ पे जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं, वहाँ पे मेरा जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी लाइबिलिटी है, ठीक है। द इंडेमनीफायर इज नॉट एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर, इंडेमनीफायर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे ही वो आता है। ये डिफरेंसेस है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इस डिफरेंस को। उसके बाद आता है देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल रूल ये बोलता है कि प्रिंसिपल एजेंट का मतलब समझ आता है, एजेंट, एजेंट कौन होता है, एजेंट मिडिल पर्सन होता है, ठीक है। एजेंट मिडिल पर्सन होता है जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या करवाता है, एंटर करवाता है, तो एजेंट इज अ मिडिल पर्सन। तो क्या एजेंट कभी भी लायबल रहेगा, क्या एजेंट कभी भी लायबल रहेगा, क्योंकि एजेंट काम करता ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और हम लोग हमेशा प्रिंसिपल को लायबल करते हैं, तो क्या एजेंट कभी भी लायबल रहेगा, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। क्या एजेंट कभी भी पर्सनली लायबल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में? द थिंग इज कि ओनली द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स एंड कैन बी हेल्ड लायबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ प्रिंसिपल एनफोर्स कर सकता है। द एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल, एजेंट कभी भी पर्सनली लायबल नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए एजेंट कभी भी लायबल नहीं रहेगा, बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे एजेंट क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। नॉर्मली रूल है कि एजेंट का हर हरकत के लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा। मैं एजेंट हूँ, मैंने एक कंपनी के बिहाफ में इसको कुछ सामान बेचा है, तो लायबल वो प्रिंसिपल और ये रहेगा, हम तो एजेंट, हम लायबल नहीं रहेंगे। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे एजेंट को लायबल कर दिया जाएगा। बोल रहा है जब तुम्हारा प्रिंसिपल, देखिए एजेंसी में तीन लोग होते, एक दो तीन, ये जो व्यक्ति होता है यही बेसिकली एजेंट है, ये जो व्यक्ति होता है यही बेसिकली क्या है, एजेंट है। ये क्या करता है, ये इसको और इसके बिहाफ में ये कनेक्ट ब्रिज बन के खड़ा रहता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली ये जो मेन इंसान होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको एजेंट बोलते हैं, इसको कस्टमर बोलते हैं। तो क्या एजेंट नॉर्मली लायबल नहीं रहता, लेकिन अगर तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो फॉरेन में रहता है, वो फॉरेन में रहता है, ठीक है, वो फॉरेन में रहता है, देन इन दैट केस तुम लायबल रहेगा बेटा। अगर अग्रीमेंट ही ऐसा किया जहाँ पे ये बोल दिया गया कि एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा, तो एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा क्या बेटा? अगर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किए हो तो एजेंट तुम ही लायबल रहोगे, ठीक है। और ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पे प्रिंसिपल को केस ही नहीं कर सकते, जैसे फॉरेन एम्बेसडर, सॉवरेन, ये सब प्रिंसिपल अगर ये लोग हैं तो इन लोगों को केस ही नहीं कर सकते, तो तुम ही रहोगे। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल मतलब एजेंट जिस वक्त काम कर रहा था उस वक्त प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल था नहीं, देन इन दैट केस एजेंट ही लायबल रहेगा। एजेंट लायबल रहेगा अगर वो अपने औकात के बाहर काम करके कुछ काम किया तो एजेंट ही लायबल रहेगा। एजेंट तभी लायबल रहेगा जब वो एजेंट नॉर्मल था नहीं बट वो प्रिटेंड किया था कि वो एजेंट है, तो तुम ही लायबल रहोगे, प्रिंसिपल का कोई फैक्ट नहीं है। अगर कोई फ्रॉड व्रॉड किया हो तो तुम ही लायबल रहोगे, प्रिंसिपल लायबल नहीं है। एजेंट अगर साइन करता है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेंशनिंग दैट ही इज साइनिंग एज एन एजेंट, एजेंट अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करता है यानी कि प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब के कुछ पदार्थ को वो साइन करता है तो भैया एजेंट ही लायबल रहेगा, इसमें हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिटेल था जो मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का दिया था। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको नॉर्मली सोगा में क्या पढ़ना है, ठीक है।
बच्चे परेशान हो गए सोगा के चक्कर में। CMA, where are you? How's the jokes? एक्साइटेड फील करो, एग्जाम आ रहा है। अपने कुछ फीलिंग्स बताओ, कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है, डर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से दिल क्यों डरता है दिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, कहाँ गया मेरा दिल दिल दिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल मेरा है कहाँ है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, दिल कहाँ गया पता नहीं, तुझे सोचता हूँ मैं दिन और रात, ना काम की है तू ना काम किया। भैया पागल है क्या भैया? भैया पागल हो गए भैया? ओ भैया, ओके भैया, ओके ओके ब्रो, ओके। ओके, नाउ कम्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप क्या पढ़ेंगे, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है। बहुत बच्चे परेशान हैं कि राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स का सबसे पहला राइट है ओनरशिप में, ओनर्स को ढूंढना, उनके हित में वो काम करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये उनके सारे राइट्स रहे हैं। ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक कुछ और नहीं, सेल्स दो लोगों के बीच में देयर इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, एंड जब वो अग्रीमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो वो अग्रीमेंट जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हो रहा है। एंड यस, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हो रहा है उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। सेल होता है जब तुरंत हो जाए, अग्रीमेंट ऑफ सेल होता है जो बाद में हो जाए। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिया है कि आप प्लीज़ सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे, नॉर्मली आप यही पढ़ेंगे। फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में आप ये सब कुछ देखेंगे कि कितना तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं गुड्स के। एंड यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ वीडियोस, जैसे कि पार्टनरशिप का रिवीजन वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ इस डिस्क्रिप्शन में, LLP का रिवीजन वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, चैप्टर 1 का कुछ रिवीजन वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। रिवीजन वीडियो मतलब शॉर्ट एंड क्रिप्स, जो आप पढ़ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा पास होने में, ठीक है। एंड या दिस थिंग आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपको ये हेल्प करेगा चीज़ों को बेटरमेंट करने में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया दो लोगों के बीच में सेल होता है और या फिर अग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल में क्या होता है, आप रेडी रहते हैं इस सामान को एक्चुअल में बेचने के लिए, एंड अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि आप उसको फ्यूचर डेट में बेचते हैं। आप प्लीज़ ये वाला पोर्शंस को करिएगा। मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताता हूँ तो मैं कुछ आइडिया दे देता हूँ। कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है। कंडीशन एंड वारंटी एक तरह का एक ऐसा सिनेरियो है, अगर मैं बात करूं कंडीशन एंड वारंटी का, तो कंडीशन एंड वारंटी का बोलने का मतलब है कि जब एक इंसान कोई सामान खरीदने जाता है, जब एक इंसान कोई सामान खरीदने जाता है, देन इन दैट केस उसका कुछ स्टिपुलेशन रहता है, वो कुछ स्टिपुलेशन देता है कि उसका गुड्स कैसा होना चाहिए, उसका गुड्स ठीक है ना कि नहीं है, ये सब वो स्टिपुलेशंस देता है। तो वो जितना भी स्टिपुलेशंस देता है कि उसका गुड्स उसको कैसा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारे उसके स्टिपुलेशंस है। तो जितने भी स्टिपुलेशंस वो देता है, अगर वो एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब ज़रूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन, और अगर कोलैटरल होता है तो उसको अपने बोलते हैं वारंटी, ठीक है। ये सब है कंडीशन एंड वारंटी से रिलेटेड। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला था कि आप प्लीज़ इम्प्लाइड कंडीशंस वगैरह पढ़ लीजिएगा। कैविएट एम्प्टर मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे बायर वीवेयर रहता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको डिस्कस किया था।
राइट ऑफ अनपेड सेलर हमारे टॉपिक्स के लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स में। अनपेड सेलर का मतलब आप जानते हैं ना, एक राइट होता है अगेंस्ट गुड्स और एक राइट होता है अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स क्या राइट होता है, ध्यान से समझिएगा, अगेंस्ट गुड्स अगेंस्ट बायर। जो अनपेड सेलर होता है बोलने का मतलब है क्या, उसका कोई भी तरह का पेमेंट अगर रुका है तो उसका राइट बनता है, एक अगेंस्ट गुड्स राइट बनता है या फिर अगेंस्ट बायर बनता है। अगर अगेंस्ट गुड्स का राइट बनता है तो एक होता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का बोलने का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ लियन का बोलने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार से गुड्स को वापस से रिटेन कर सकता है अगर उसका पैसा अनपेड है। मैं आपको सामान बेच रहा हूँ और वो सामान मैंने आपको बेच दिया, बट अभी भी आपने मेरे को पेमेंट नहीं किया, तो मेरे पास अधिकार है वो गुड्स को वापस से मैं रिटेन कर सकता हूँ, उसको लियन बोलते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब गुड्स अभी तक ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्टेशन साइकिल में अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है और उस बीच पता चल गया कि आप अनपेड, आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम वो रोक सकते हैं। और रोक के क्या उखाड़ेंगे, रोक के उखाड़ना ही है कि हमको उसको एक्चुअल में बेचना है। देयर इज़ अ रीसेल थिंग, रीसेल करेंगे हम उसको। जब हम उसको रीसेल करेंगे तो ही वो मेरे काम का होगा, ठीक है, नहीं तो वो काम का नहीं होगा। देखिए ये वीडियो रिविजन्स वीडियो है, यहाँ पे मैं आपके साथ एक डिस्क्रिप्शंस लगता हूँ, छोटा सा आइडिया लाता हूँ, एक जिस्ट देता हूँ ताकि मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको प्रोसीड करवा सकूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनी लॉ आप पढ़ लीजिए 35 मार्क्स का है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसको 14 मार्क्स का आता है मैंने रिविजन करवा दिया है। कमर्शियल लॉ में जब बात करता हूँ तो मैं आपको एक बार क्लैरिटी फिर से दे देता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कमर्शियल लॉ तो हमारा आता है सबसे पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी, फिर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आता है आपका पार्टनरशिप एक्ट, फिर आता है आपका LLP एक्ट, फिर आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्योंकि ये 14 मार्क्स का आता है। अब लोग जो है वो पार्टनरशिप और LLP अगर आप ये पोर्शन कर रहे हो तो ये पूरा करना। तो इसका वीडियो का मैं मस्त वाला रिवीजन जो 1 घंटा में बवाल रिवीजन होता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ये फ्री में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के परिवार हो, मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करें, तो मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 में डाल रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत बेहतरीन वे में रिवीजन किया है, प्लीज़ करके जाइएगा। क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। टाइम बहुत है आपके पास, आज 4 ही तारीख हुआ है, अपने आप को सम अप करके इसको पढ़िए। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी आप पढ़ेंगे, उसमें से जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है उसको छोड़ के आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं पढ़ेंगे। If you are making choice to leave one chapter, then you can definitely opt for negotiable instrument, but do that important question which has been given, right? सो मैं ये सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा से पढ़ाई करें। और अगर किसी को सोगा भी वीडियोस चाहिए रिवीजन करने के लिए, जो मेरे यूट्यूब के परिवार है जिनके पास मेरा वीडियो अवेलेबल नहीं है, वो इंस्टाग्राम में लिंक मांग सकते हैं, मैं वो लिंक वहाँ पे आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन उससे बहुत पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सम अप करके अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और मन से पढ़ेंगे। मैंने ये चैप्टर 1 ये जो 14 मार्क्स का है मैंने इसीलिए इसको नोट से पढ़ा दिया है, वो नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप ज़रूर फॉलो करिएगा। वो 14 मार्क्स आपको उसी में से दिखेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसी में से 14 मार्क्स आपको अपने पेपर में ज़रूर दिखेगा। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग लेके प्लीज़ पढ़े और अच्छा से पढ़े। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इफ़ यू वांट कि मैं लेबर लॉ में भी आपके इस टॉपिक पे रिवीजन लाऊं तो ज़रूर इंटरेस्ट शो करिएगा कमेंट में। मेरे को जैसा आपका लाइक और प्यार और व्यूज़ मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग आने से मोटिवेटेड रहता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, गुड लक।